सुबह जब नए नए रुझान आना शुरू हुए थे और जब पोस्टल बैलेट काउंटिंग हो रही थी उस दौरान आप लोग बहुत खुश थे। तब तक ना चुनाव आयोग में कोई दिक्कत थी, ना किसी तरीके की काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम थी। और जैसे जैसे रुझान आपके मुताबिक आना नहीं शुरू हुए वैसे वैसे चुनाव आयोग के साथ भी दिक्कत होने लगी, काउंटिंग सेंटर्स पर भी दिक्कत होने लगी। इलेक्शन कमीशन बहुत धीमे धीमे आंकड़े को अपडेट कर रहा है, इसको लेकर भी दिक्कत होने लगी। तो ये तो बहुत पुरानी रवायत है कांग्रेस की, इसीलिए इसमें जाने का खैर कोई मतलब है नहीं। अरविंद सिंह जी, ये बताइए क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने हरियाणा में? क्योंकि कांग्रेस तो बहुत श्योर शॉट थी इस बात को लेकर कि चुनाव जीतने ही वाली है, लेकिन ये जो आपने अपने नॉन जाट वाले फॉर्मूले को बरकरार रखते हुए जाट वोट बैंक में भी सेंधमारी की है और अपने लिए नई सीटों को आपने पैदा किया है या उन पर आपने जीत हासिल कर ली है, ये आपका फॉर्मूला कैसे हिट हो गया? देखिए पूर्णिमा जी, मैं सुबह के भी सेशन में था जी। और आपने कहा जीत किसकी होगी, तो मैंने कहा किसी की भी जीत हो, फाइनली भारत के लोकतंत्र की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी भारत के लोकतंत्र में विश्वास करती है और शाम को हमें सीटें कम भी मिले तो भी हम ईवीएम के ऊपर आंकड़ा नहीं फोड़ेंगे और ये नहीं कहेंगे कि भारत का लोकतंत्र हार गया है। लेकिन जैसा मैंने सुबह आशंका व्यक्त की थी, शाम होते होते कांग्रेस के लिए लोकतंत्र भी भारत का हार गया, चुनाव आयोग पर भी दोषारोपण कर दिया और अभी इनके नेता हुड्डा साहब कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें मिली है। मैं एक शेर सुनता रहा हूं बहुत दिनों से, लाइटर वे में कहूंगा कि गालिब ता उम्र यही गुनाह करता रहा, धूल थी चेहरे पे आईना साफ करता रहा। मुझे लगता है किसी पार्टी को मैं टारगेट नहीं करता हूं, लेकिन जो भी पार्टी पराजित हो उसके अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने कर्मियों को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली पार्टी है। हरियाणा में हम लोगों ने बिना खर्ची और पर्ची के सरकार चलाई, विकास और सुशासन के लिए काम किया, 36 की 36 बिरादरियों के लिए काम किया, 24 के 24 फसलों का दाम दिया। इसलिए जितना भी हमारे विरोध में नैरेटिव चलाया गया, हरियाणा के जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया। एक लाइन और मैं कहूंगा, लीडरशिप की बात होती है, जो योग्य लीडरशिप होती है, सक्षम लीडरशिप होती है, अनुभवी होती है और समय पे सही कदम उठाती है। लेकिन जहां लीडरशिप का पैमाना ये हो जाए कि बाप प्रधानमंत्री था तो उसका बेटा ही पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होगा और वही मार्गदर्शन देगा, इस तरह की जब लीडरशिप स्थापित होती है तो अक्सर वो लीडरशिप फेल होती है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो रही है। इस वक्त परिवारवाद की तरफ जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये परिवारवाद का जिक्र आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में भी बहुत किया। फिर क्या हो गया वहां पर? नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरा आंकड़े देख लीजिए, उनकी नंबर ऑफ सीट्स देख लीजिए और कांग्रेस उनके साथ कोलिशन में है, सरकार ये बना रहे हैं। तो यानी कि वहां पर तो आपके परिवारवाद का नैरेटिव आपका खुद का फेल हो गया और कमल मुरझा गया। देखिए मैं इसका जवाब देता हूं। जब आप सफलता का विश्लेषण तुलनात्मक रूप से आप करेंगी। 10 साल पहले जो जम्मू कश्मीर के जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था उसमें बढ़ोतरी हुई है, घटोतरी नहीं हुई है। हमारे यहाँ कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू की बात करें तो केवल और केवल 1 सीट मिली है। मुझे लगता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 के बाद जब से आम चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस की वहां पे सर्वनाक पराजय है। और घाटी की भी बात करें तो ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री है, उसका बयान देने के बावजूद कांग्रेस के पक्ष में कि हम और कांग्रेस एक ही पेज पे हैं, सांप्रदायिकता का मुद्दा चलाने के बावजूद 370 जो कश्मीर के लिए घातक था, जो नरसंहार इतना करवाया, आतंकवाद इतना चरम पे था, लेकिन उसके बावजूद या तो अरविंद जी देखिए, मैं सीधे सीधे कहूं कि आप लोग अपनी स्थिति मजबूत तो करना चाहते थे जम्मू कश्मीर में आधारित जम्मू, लेकिन शायद आप लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि वहां पर आप जीते। मतलब आपकी फाइट जो बाकी स्टेट्स में दिखती है साहब, वो घाटी में नहीं दिखी। वहां पर आपने निर्दलियों का साथ बनाना अपने साथ ज्यादा महत्वपूर्ण समझा, लेकिन शायद आप उसमें ज्यादा फाइट देते तो आज हम इस बात की चर्चा करते कि आखिर क्यों नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उसके लिए पूरी कोशिश नहीं की, ऐसा मेरा एनालिसिस है। आप में भी इसमें आपके विश्लेषण के लिए आपका स्वागत, उसका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जितना करना था, जितना जोर लगाना था, उतना हमने लगाया है। हमने घाटी में रणनीति के तहत कुछ
निर्दलियों को लड़ने दिया, ठीक और है। मुझे जहां तक लगता है हमारी रणनीति सफल हुई ठीक है, है। हम विफल नहीं रहे हैं। ठीक है साहब, लेकिन अगर 22 नई सीटें जीतने पर हरियाणा में मैं आपको बधाई देती हूं, तो पुरानी 13 गंवाने पर भी बात करनी होगी। 27 सीटें आप रिटेन कर पाए, और आपने जाट लैंड पर भी अपनी कुछ 9 नई सीटें शायद अर्जित की हैं, उसके लिए भी आपको बधाई, क्योंकि हरियाणा में जाहिर है कि इसको लेकर आगे भी चर्चा होगी और आगे आने वाले स्टेट इलेक्शन पर भी इसका एक इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। सोहित शर्मा इस वक्त पीडीपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। फिर रणजीत जी आपके पास आऊंगी काउंटर के लिए। मैं जानती हूं आप अरविंद जी की बातों का जवाब देना चाहते हैं। सोहित शर्मा, बड़ा खराब और विचित्र स्थिति पीडीपी के लिए रही, क्या लगता है आपको कि क्या हुआ? क्योंकि हम और आप तो सर हमेशा चर्चा कर ही रहे थे, और आपने इस बात का दावा हमेशा किया है कि पीडीपी बहुत मजबूत स्थिति में जम्मू कश्मीर चुनाव में नजर आएगी, लेकिन अब जब नहीं है तो ऐसे में क्या लगता है पीडीपी फेल कहां हो गई? 3 सीटों पर है सिर्फ अभी। बात ऐसी है, पीडीपी फेल नहीं हुई है, ठीक है। हमने मेहनत की है, जनता के बीच में गए हैं, जो हमारा मकसद है फेल वो होना होता है। अब आप इसको एज अ अरे फेलियर नहीं बाबा, देखते? हमारा मकसद मेन था कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में नहीं नहीं, लाना। आपका मकसद था उसके लिए वहां हमने पर पीडीपी संघर्ष की जीत किया। दर्ज करवाना और सरकार बनाना, आपने खुद कहा। अब आपका मकसद अरे बदल गया, हमें- नतीजों वाले दिन तो अरे अलग बात है। सुन लीजिए, पहले बात तो पूरी होने नहीं, दीजिए। लेकिन आप बीच में बोलने गलत बात, लगते हैं। आप जो पहले कहते थे आज आप उससे इतर बात कहेंगे तो मुझे टोकना तो पड़ेगा ना सोहित जी। अरे मैंने कौन सी गलत बात कही है? आपने कहा कि जो हम वहां संघर्ष पर था, वो अभी भी तो हमारा चल रहा चुनाव है। जीतने जैसा कुछ था नहीं, हम चाहते थे बीजेपी ना जीते। आप तो डे 1 से कह रहे हैं कि हम वहां पर सरकार बनाएंगे। अरे वो मेरी बात समझे नहीं आप। हमारा मकसद क्या था? हम 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालात जम्मू कश्मीर में बने थे, हमने उसके लिए आवाज उठाई थी, और वो आवाज आगे भी चलती रहेगी। लेकिन बात ठीक है, हार जीत चलती रहती है, ठीक है। एनसी को जम्मू कश्मीर की जनता ने जिताया है, उनको वोट दिया, तो हम उनका वेलकम करते हैं। लेकिन हमारा दोनों का मकसद एक ही था कि भारतीय जनता पार्टी किसी हाल में भी जम्मू कश्मीर में सरकार ना बनाए, क्योंकि जो हालात जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने खराब किए हैं, जिस तरह से हमारे स्टेट सब्जेक्ट को खत्म किया है, जिस तरह से हमारे लैंड सेव एक्ट को खत्म किया है, इसलिए हम चाहते थे। लेकिन हमारा दोनों का मकसद एक ही था कि जम्मू कश्मीर में किसी तरह से भी भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ना बना सके। वो सपना हमारा पूरा हो गया। बाकी रही बात हारने की, हम हार को स्वीकार करते हैं। हर एक नई आज के साथ एक नई सुबह की शुरुआत करेंगे। जहां हमारी कमी रही है वहां हम उस कमियों को दूर करेंगे, और आने वाले कॉर्पोरेशन की इलेक्शन हो, सरपंच पंच की इलेक्शन हो, उसमें हम पूरे खरे उतरेंगे। हाँ, लेकिन 3 सीटों के साथ ये बड़ी बड़ी बातें कहने में शायद बहुत आसान लगती होंगी, लेकिन अगर आप भविष्य में इतनी लंबी प्लानिंग करके चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि पीडीपी को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। साथ ही ये भी सोचना चाहिए कि नतीजों के बाद पीडीपी का भविष्य क्या नजर आएगा। महबूबा मुफ्ती जो इस बार चुनाव नहीं लड़ी, इल्तिजा मुफ्ती जिनका पॉलिटिकल डेब्यू आप लोगों ने कराया, आपको ये सोचना पड़ेगा कि पीडीपी किस तरफ चल रही है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी मजबूती के साथ नजर आती है। मेरे साथ तहसीन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस को भी तो देखा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस पार्लियामेंट की इलेक्शंस में कितनी सीटें आई थी, ठीक है, कहां पहुंच गई? ये हार जीत चलती रहती है। नहीं, बिल्कुल चलती रहती है, बिल्कुल चलती रहती है सोहित जी, बिल्कुल चलती रहती है। लेकिन जब दांव पर आपका राजनीतिक भविष्य हो, आपकी क्षेत्रीय पार्टी का भविष्य हो, तो उसको ज्यादा गंभीरता से लेना उचित रहता है।